साथियों, हम लोग बिहार पीसीएस 2023 के लिए PYQs कर रहे हैं विद MDA। जी हाँ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ एक क्वेश्चन के साथ कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसीलिए यह क्लास आपको औरों से अलग बनाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमने औरों की तरह और लोगों की तरह सीधे आपको पढ़ के नहीं बताया है। चीज़ों को पढ़ा है, खुद समझा है, फिर देखा है कि इससे संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिया जा सकता है। और हाँ साथियों, ऐसे ही नहीं देता हूँ, मुझे खुद अनुभव है इस चीज़ का। 3-4 बार मेंस लिखा हूँ। वो अलग बात है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उस पर काम चल रहा है निरंतर। अभी हार नहीं मानी है। तो भरोसा रखिए, आप लोग सही जगह हैं और आपको जो भी सामग्री दी जाएगी वो विश्वसनीय रहेगी। और जहाँ भी साथियों चूक होती है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ और आपको सूचित भी कर देता हूँ। तो निश्चिंत रहिए, एकदम सही जगह हैं आप लोग। तो बिना वक्त जाया किए देख लेते हैं। कल दोस्तों कुछ सवाल छूट गए थे, 19 से लेकर, मतलब एक पेज छूटा था, 19 से लेकर 23 तक छूटे थे। पहले वो कर लेंगे, फिर इसके बाद जो भी सवाल आगे के हैं वह करके भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद विज्ञान वाला हिस्सा बचेगा और उसके बाद बिहार स्पेशल। इसी के साथ ये जो बिहार पीसीएस प्री के लिए पूर्वालोकन है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है, ऐसा है ही दोस्तों कि आप लोगों को शिकायत है कि चीज़ें आपको जल्दी नहीं मिल पा रही हैं। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। तो देखते हैं, सवाल नंबर 19 है। कह रहा है, निम्न राज्यों पर विचार कीजिए, चावल उत्पादक राज्यों के रूप में सही विकल्प चुनें। आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम में इसको सेट करना है। तो देख लीजिएगा, डी विकल्प सही है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे कम, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब और सबसे ज़्यादा जहां उत्पादन होता है चावल का वह है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से विकल्प ई सही होना चाहिए था, लेकिन उस समय के अनुसार डी विकल्प सही है। तो याद रखिएगा, आपको बता दिया है। सवाल महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है दोस्तों? तो इन्होंने आंध्र प्रदेश बताया है, लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद गुजरात, फिर तेलंगाना है, याद रखना है। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है क्या दोस्तों? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, और चौथा है दोस्तों विकल्प बीज उर्वरक जल तकनीकी। जी हाँ दोस्तों, इस अनुसार जो है प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई, सी और डी दोनों सही होने चाहिए। कैसे दोस्तों? सी में जो है, सी में दिया गया है कि उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। जी हाँ, हरित क्रांति में उच्च उपज वाले बीजों को इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद डी वाला विकल्प है, वह कह रहा है बीज उर्वरक जल तकनीकी। बीज के साथ साथ उर्वरकों और साथ ही जल की उपलब्धता भी हरित क्रांति के संपन्न होने में महत्वपूर्ण कारक रही है। इस प्रकार से विकल्प दोनों सही होने चाहिए थे। तो आयोग ने जो है इसका उत्तर डी माना है, जो कि गलत है। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है दोस्तों, न्यूनतम है, सबसे कम है सभी राज्यों में। तो याद रखना है। हाल के आंकड़े जो हैं वो कह रहे हैं कि बिहार का केरल और पश्चिम बंगाल के बाद देश में तीसरा स्थान है इस मामले में। और देश का राष्ट्रीय औसत जो है 1617 किलोमीटर प्रति 1000। ये सब छोड़िएगा, वर्तमान में जो है सबसे कम सड़क जो है केरल, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर तीसरे नंबर पर बिहार है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना है सक्षमता उपागम, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर मोटे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा उपागम है, उपागम मतलब एक ऐसी अवधारणा है
जो इस बात का समर्थन करती है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, वंचित से वंचित वर्ग भी समाज की मुख्य विकास की धारा में जुड़ सके, इस तरह से सिस्टम काम करना चाहिए। अमर्त्य सेन का यह मानना था। अमर्त्य सेन दोस्तों कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का नहीं दोस्तों, इनको पुरस्कार दिया गया था, अर्थशास्त्र में दिया गया था, याद रखिएगा। और भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, यह भी याद रखिएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई सवाल यहाँ से बन ही जाता है। फिर है आगे बढ़ते हैं, ये तो छूटा हुआ कंप्लीट हुआ। जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। भारत में मध्य अर्धशतक, यदि आपको कंटेंट दूसरों से यूनिक लगे तभी करिएगा, मैं यूं ही नहीं आपसे कह रहा हूँ। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य दोस्तों क्या था, तो याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखिएगा हैराल्ड डोमर, यह भी पूछ लिया जाता है। यही दोस्तों है ना एमडीए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। एक के साथ कई क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका जिक्र तक की नहीं किया गया। हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और क्या कहना था इस मॉडल का कि भारी उद्योगों की स्थापना करी जाए जो पूंजी सघन थे। जी हाँ, भारी उद्योगों में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती। संविधान के अनुच्छेद, तो विकल्प बी सही होगा। अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं दोस्तों, तो इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं है, तो सही विकल्प ई होगा। ठीक है, वार्षिक बजट 2022-23 की बात करें तो 102 मांगें रखी गई थी। मांगें दोस्तों क्या होती हैं, जो भी व्यय होने वाला होता है उसी से संबंधित होती हैं, उसे संसद के पटल पर रखा जाता है और फिर स्वीकृति प्राप्त की जाती है। अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो फिर मामला खत्म। फिर है 54, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो 1950 में हुई थी। आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था। परामर्शदात्री निकाय था ये, याद रखना है। प्रधानमंत्री जो थे इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो सब विकल्प नीति आयोग के सचिव, दूसरा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव, तीसरा नीति आयोग के उपाध्यक्ष और चौथा है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ई वाला विकल्प इसमें सही है, इनमें से कोई भी संबंधित नहीं है, क्योंकि दोस्तों योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे, क्योंकि योजना आयोग के रिपोर्टों का अनुमोदन एवं क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं की अपनी गवर्निंग काउंसिल है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के मध्य संबंधों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है। इसकी खुद की गवर्निंग काउंसिल है, याद रखिएगा। 56वां सवाल रिपीटेड है, देख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछी गई है, बता चुका हूँ। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं, यह भी रिपीटेड है, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, यह भी बता चुका हूँ। फिर है समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो याद रखना है एक से अधिक उद्देश्य हैं। क्या क्या है, शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण और योजना बनाने में गाँव की सहायता करना। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही संबंधित है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समुदाय विशेष का विकास करने से संबंधित कार्यक्रम है ये। 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था, यह वर्ष याद रखिएगा। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था, कृषि कार्यक्रम, संचार प्रणाली में सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता में वृद्धि थी, इसीलिए ई वाला विकल्प सही होगा। कई उद्देश्यों को ये सिमेटे हुए है। फिर है सामुदायिक विकास का उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो फिर से वही सवाल है, रिपीटेड है, लेकिन देख लेते हैं, 2022 में पूछा गया है।
तो आर्थिक विकास है ही, हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं। मानव पूंजी का निर्माण, जी हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य के माध्यम से मानव पूंजी का निर्माण होता है। पर्यावरण संरक्षण भी होगा क्योंकि स्वच्छता भी शामिल है। समरस जीवन, जी हाँ, जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो जीवन समरस हो जाएगा। तो इसलिए ई विकल्प सही है क्योंकि इसमें एक से अधिक विकल्प सही हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों? तो याद रखना है, ए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1980 को इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना की तो 1980 से 85 तक इसका काल रहा। याद रखिएगा, लक्ष्य जो था क्या, ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण देना, उन्हें रोजगार प्रदान करना ताकि वह गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। 1999 में इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। तो दोनों वर्ष याद रखने, 1980 और 1999, क्योंकि सीधे सीधे पूछ लिया जाता है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SJSY योजना कब लागू हुई? तो याद रखना 1999। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों? तो याद रखना है, राजस्थान में शुरू किया गया था। कब? 1977 में शुरू किया गया था। अंत्योदय का मतलब अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का भी विकास हो सके। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जनता सरकार के द्वारा। जी हाँ, गुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक भी याद कर लीजिएगा, इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स बॉर्डर सेटिंग। याद रखिएगा, विकासशील देशों के लिए अनुशासित किया था रोलिंग प्लान को, किसने? गुन्नार मेडल ने। तो जनता पार्टी ने इसे लागू किया था 1978 से 80 के दौरान। चल योजना, जी हाँ दोस्तों, रोलिंग प्लान को ही चल योजना कहते हैं हिंदी में। चालू वर्ष, उस पर विचार करना है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है, एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है या अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। चौथा है, 10, 15 और 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना होती है ये। तो चारों विकल्प सही हैं दोस्तों, जैसा कि इसका नाम ही है चल योजना। चल योजना मतलब चलती हुई योजना, उसमें जब चाहें आप संशोधन कर सकते हैं परिस्थितियों के अनुरूप। भारत में योजना अवकाश की अवधि दोस्तों कितनी रही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1966 से 1969 के बीच। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1962 में चाइना युद्ध हुआ था और 1965 में जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और साथ ही दोस्तों इसी समय अकाल पड़ गया था। तो इस वजह से संसाधन जो है कम हो गए थे भारत के, तो इस वजह से पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था रोक दी गई थी। तो इसी काल को 1966 से 69 के काल को योजना अवकाश कहा जाता है। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, 1966 में भी 6 है और इस 6 को जो है अंतिम वाले 6 को अंत में उल्टा कर देना है तो 9 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, 1966 से 1969। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि है इसका उद्देश्य। बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाने के, बस इसकी ये अवधि याद रख लीजिएगा, 2007 से 2012 तक इसका काल था। फिर है, कूटों का मिलान करना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। 1955 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? एक मिनट दोस्तों, सीधे विकल्पों पर ही चलते हैं, मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ। जी हाँ, 1982 में जो है दोस्तों एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद IDBI की स्थापना जो है 1964 में हुई थी। फिर ICICI की स्थापना 1955 में हुई थी। निजी क्षेत्र के उद्योगों को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करने के लिए दी गई थी। फिर बिफर की स्थापना, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना जो है 1987 में की गई थी। तो यह चारों याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं।
निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है दोस्तों? तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक ही विश्व के 100 बैंकों में शामिल है। 2020 का सवाल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 4% का लक्ष्य रखा गया था कृषि के लिए। अगला सवाल, निम्न मूल्य सूचकांकों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार करना है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फिर ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और चौथा है शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो 3 जो है वो श्रमिकों से जुड़े हुए हैं और चौथा जो है कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। तो कहा गया है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जारी किया जाता है या संकलित किया जाता है? तो केवल और केवल चौथा वाला, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बाकी तीनों जो हैं दोस्तों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो याद रखना है रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक NSO राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जारी करता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल दोस्तों क्या क्या है? तो CRR SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अवनियमन। तो विकल्प है चारों सही है। अविनियमन, अवनियमन नहीं दोस्तों, अविनियमन। तो चारों विकल्प सही हैं इसके। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है कौन इसमें से नहीं है। तो सुदीप्तो मुंडले नहीं है, याद रखना है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा करना है, याद रखना है। तो पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन था? याद रखना है KC नियोगी, पूछ लिया जाता है KC नियोगी। बात यहाँ 15वें की गई है तो उसके जो है NK सिंह हैं। 4 सदस्य थे दोस्तों इसमें, कौन कौन से? अजय, अशोक, अनूप, ठीक है, और चौथे हैं रमेश चंद्र। यही 4 इसके सदस्य थे। 5वें जो हैं NK सिंह अध्यक्ष थे। तो याद रखना है 5 सदस्यीय है। और कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, यह भी याद रखिएगा। 5 वर्ष के लिए करता है, यह भी याद रखिएगा। और दोस्तों 10वें जो थे वो कौन थे? KC पंत थे, याद रखिएगा। KC पंत जो थे वो 10वें थे। और 12वें जो थे C रंगराजन थे, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि रंगराजन अक्सर चर्चा में रहते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है रंगराजन। और पहले KC नियोगी हो गए, तो KC 2 बार है, कंफ्यूज नहीं होना है। नियोगी पहले हैं और बाद में पंत हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा दोस्तों? तो वृद्धि हो जाएगी। नकद कोष अनुपात मतलब CRR की बात हो रही है, कैश रिजर्व रेशियो। एक निश्चित मात्रा में जो है सभी बैंकों को अपना धन RBI के पास रखना पड़ता है, वह उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी को जो है CRR कहते हैं। जब इसकी दर में बढ़ोतरी हो जाएगी तो जो बैंक RBI के पास रखा गया धन है वह बढ़ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है बैंकों के पास कर्ज देने के लिए धन की कमी हो जाएगी और जिससे दोस्तों क्या होगा? तरलता कम हो जाएगी, साख सृजन कम हो जाएगा, लोगों को ऋण कम मिल पाएगा। तो वर्तमान में दोस्तों CRR कितना है? 4.5%, याद कर लेना है। SLR कितना है? 18%। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1956 में हुई थी। कई बार बता चुका हूँ, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, यह भी याद रखना है।
विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है दोस्तों? हार्ड करेंसी कहलाती है, गर्म मुद्रा कहलाती है, जैसे डॉलर। याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के द्वारा इसको स्वीकृति प्राप्त होती है और ज़्यादा से ज़्यादा देश इसको अपने व्यापार वाणिज्य में इस्तेमाल करते हैं। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है। और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर जो है IRDA इरडा का गठन किया गया था 1999 के एक्ट के द्वारा। 2000 में जो है इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है दोस्तों कहाँ है? तो HBD बोले तो हैदराबाद में है। सूची फिर से मिलान करना है दोस्तों। सरकारीय आयोग जो है किससे संबंधित है? सरकारीय आयोग केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है। फिर है पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। देख लेते हैं दोस्तों, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। जी हाँ, सी रंगराजन समिति गरीबी माप की प्रणाली की समीक्षा हेतु, पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, और नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। भंडारी समिति किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना है, भंडारी समिति जो है ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। 1975 में ग्रामीण बैंकों मतलब RRBs की स्थापना की गई थी। याद रखना है, 4 जिलों में 5 बैंकों की स्थापना की गई थी। 1975 से शुरुआत हुई थी। तो भंडारी समिति जो है 1994 में बनाई गई थी RRBs की पुनर्संरचना के लिए। 79, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। बैंक दर दोस्तों यहाँ पर अल्पकालिक है, जबकि होना चाहिए था दीर्घकालिक, याद रखिएगा। तो यह कथन गलत है। दीर्घकालिक उधार के लिए जब देती है पैसा तो बैंक दर के आधार पर देती है RBI। फिर रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक आधार पर लेता है, उधार पर लेता है। तो यह भी गलत है दोस्तों। यह अल्पकालिक मतलब अल्प समय के लिए जब RBI उधार देता है तो जिस दर पर उधार देता है वह दर क्या कहलाती है? और रेपो रेट कहलाती है या फिर रेपो दर कहलाती है। यदि रिवर्स रेपो रेट की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, RBI भी कभी कभी अन्य बैंकों से उधार लेती है। तो वह जो दर दोस्तों जिस दर पर RBI अन्य बैंकों से स्वयं उधार लेता है तो वह जो है रिवर्स रेपो दर कहलाती है। यह सामान्यतया रेपो रेट से कम होती है। समझ गए होंगे क्यों कम होती है? क्योंकि इसको अपना फ़ायदा ज़्यादा दिखाई देता है। हम तुमको जो है ज़्यादा दर पे देंगे, ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा उधार देंगे, लेकिन जब हम खुद लेंगे तो उतना ब्याज नहीं देंगे। इस भावना के तहत काम करता है। इन्होंने भी यही बात कही है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बताया है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर दोस्तों किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। 1 रुपये के नोटों के अतिरिक्त जो भी नोट हैं दोस्तों वह RBI जारी करता है, याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए दोस्तों, इनका क्रम मिलाने के लिए दे दिया जाता है। तो EAS जो है 1993 में लाई गई थी मौसमी बेरोजगारी से निपटने के लिए। ट्राइसेम 1979 में लाई गई थी युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए। JRY बोले तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाई गई थी। और RLEGP योजना जो है 1983 में लाई गई थी भूमिहीनों के लिए रोजगार। RLEGP याद रखना, इनकी फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। ट्राइसेम का मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कब? 1979 में प्रारंभ। फिर है RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में, जिनके पास भूमि नहीं है उनके लिए। फिर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है दोस्तों, और RLEGP के विलय द्वारा जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1989 में। रोजगार आश्वासन योजना बोले तो EAS 1993 में शुरू की गई थी। तो ये सारी योजनाएं जो हैं कहीं ना कहीं रोजगार से ही संबंधित हैं। इनका वर्ष आप लोग रट जाइएगा।
जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। या बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, या भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है। इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। नहीं, तीनों कथन गलत हैं। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए लाई गई है, कार्यक्रम लाया गया है। जीवंत का ग्राम कार्यक्रम बजट 2022-23 में इसकी चर्चा की गई थी, जो बहुत विरल जनसंख्या वाले, मतलब बहुत ही कम जनसंख्या वाले बुनियादी जो गांव हैं दोस्तों, जहां पर बुनियादी सुविधाएं बहुत सीमित हैं, और जो दोस्तों उत्तरी सीमा मतलब सीमावर्ती गांव हैं, वहां उनके विकास के लिए जो है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों का निर्माण, सड़क जैसी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी। याद रखना है। पीएम कुसुम योजना का संबंध दोस्तों किससे है? याद रखना है, सिंचाई के लिए किसानों की मानसून निर्भरता कम करना। ठीक है। दूसरा विकल्प है ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम करना। तीसरा है भारत में फूलों की खेती का संवर्धन। नहीं। चौथा है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। यही दोस्तों सही है। 2019 में इसको शुरू किया गया था, और कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। याद रखिएगा, और वर्ष भी याद रखिएगा, 2019 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है दोस्तों? तो कृषि आधारित उद्योग इस योजना का अंश नहीं है। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है दोस्तों कब शुरू किया गया था? 2005 में। बहुत प्रिय प्रश्न है, आयोग का पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों? विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई, आवास। लेकिन क्या शामिल नहीं है? कृषि आधारित उद्योग इसमें शामिल नहीं है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र इससे संबंधित है। 2017 में इसको मंजूरी दी गई थी। याद रखना, भारतमाला परियोजना मतलब माला रूपी सड़क से जो है भारत को जोड़ देना है, इसीलिए इसको भारतमाला परियोजना कहते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, गला सूख गया है, कंठ गीला कर लें। फिर है, कहाँ पे आ गए हैं? भारतमाला हो गया। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बोले तो बीपीएल का निम्न प्रतिशत प्राकलित किया था। तो दोस्तों कितना प्रतिशत था? तो 5% था। याद रखिएगा, 55%। जी हाँ दोस्तों, लकड़ा वाला फार्मूला, जी हाँ, गरीबी से संबंधित है यह समिति, लकड़ा वाला समिति। इसने एक फार्मूला दिया था, और उस फार्मूले के तहत बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत कितना बताया था? 54.96। तो मोटा मोटी 55% बताया था। तो याद रखना है। वहीं सुरेश तेंदुलकर ने भी अपना एक फार्मूला दिया था, तो उन्होंने कितना बताया था? उन्होंने भी लगभग 54% ही बताया था। तो दोनों लगभग 55% की बात करते हैं। तो चाहे लकड़ा वाला पूछे चाहे तेंदुलकर, दोनों समितियां गरीबी निर्धारण से संबंधित हैं, और दोनों ने जो प्रतिशत प्राकलित किया है वह कितना है? 55%। तो भ्रमित नहीं होना है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं दोस्तों। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। जी हाँ, मैप उठाइए और मैप में उत्तर प्रदेश से इधर के लिए चले जाइए, हो जाएगा काम। ये यूपी हो गया, और ये इधर एमपी हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर बिहार हुआ दोस्तों, फिर उड़ीसा हो गया। तो इस तरह से अपना मैप देखिएगा, अज्यूम करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए
सही हैं दोस्तों। तो तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार जो है गरीबी किसको गरीब माना गया? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दोस्तों जिसकी 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आय है वह गरीब कहा गया। अगर इसको दिन के हिसाब से देखेंगे तो 26 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आय वाला व्यक्ति गरीब कहा गया। अगर उसका एक दिन का निकालेंगे तो 32 रुपये निकलेगा। तो सही जवाब दोस्तों इसका क्या होगा? सी वाला, दूसरा और तीसरा। ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपये प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो याद रखना डी वाला सत्य नहीं है। क्या है वह कथन? भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। यही कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सही हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। जी हाँ, 26 या 27 में विशेष अंतर नहीं है। और ऐसे ही शहरी क्षेत्रों के लिए 33%, अभी हम लोगों ने 33 रुपये की बात कही गई है, अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है। और सी विकल्प क्या कह रहा है? 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। तो तीनों कथन सही हैं, चौथा वाला गलत है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है दोस्तों? तो प्रश्न काल में जो है यह कपड़ा के निर्यात से कमाता था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो भारत जो है विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। क्या क्या है उसमें? मशीन, परिवहन, धातु निर्माण और संबंधित उत्पाद, याद रखना है। एक मिनट। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है दोस्तों कौन सी है? तो इसके अनुसार जो प्रश्न पूछा गया 1997 में, तो चमड़ा, कपड़ा है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में हम लोग देख चुके हैं विनिर्मित वस्तुएं जो हैं सर्वाधिक निर्यात की जाती हैं। उसमें मशीनरी हो गया, धातु निर्माण से संबंधित उपकरण हो गए, रसायन हो गए इत्यादि। नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो याद रखना सलीम समूह को दी गई थी अनुमति, याद रखिएगा। निम्न में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस तरह से योजना अवकाश वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसी तरह से यह कि व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था। तो कौन कौन सा है? दूसरा विकल्प सही, 1972, 73 से 1976, 77। कैसे याद रखेंगे? 72 दोस्तों, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, ठीक है। 73 में 4 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। दोनों में 4 4 जोड़ेंगे, काम हो जाएगा। तो समान नंबर प्राप्त होगा, जिससे कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो 1972 से 73 से 1976, 77 के बीच व्यापार जो है संतुलन भारत के पक्ष में था। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? 1999 में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा इसे अपनाया गया है, याद रखिएगा। यूरोपीय यूनियन में दोस्तों हैं कितने देश? तो 28 देश हैं, याद रखिएगा, पहले 29 थे। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुख्य रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति है। मतलब कितनी आसानी से जो है रुपया दूसरी मुद्रा में परिवर्तित हो सकता है, दूसरी मुद्रा रुपए में परिवर्तित हो सकती है। यही जो है रुपए की परिवर्तनीयता कहलाती है, या अनुमति भी रुपए की परिवर्तनीयता कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, 1994 में जो चालू खाता है उस पर रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाते की बात करें दोस्तों तो वो आंशिक रूप से रुपया जो है वहाँ पर परिवर्तनीय है। एक सवाल पूछा जाता है कि तारापोर जो समिति है वह किससे संबंधित है? तो याद रखना है रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित समिति है।
पूछ लिया जाता है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है दोस्तों? तो 10% है। 2017 में पूछा गया था, याद रखिएगा। और वर्तमान में कितना है जल विद्युत का योगदान? तो 11.5%। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है दोस्तों किसको? इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, याद रखना, सी विकल्प सही है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। वर्तमान में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचलन में है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 111 में 5 ही प्रचलन में है, याद रखिएगा। प्रचालन 98। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन दोस्तों चुनना है। वह सही कथन क्या है कि एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। यही कथन सत्य है, अन्य कथन सही नहीं है। सेबी के हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, याद रखना है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसको अधिनियमित कर दिया गया था। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम जो है दोस्तों केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है और राज्य सरकार और अन्य कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। विनियमन जो है इसका पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस योजना से जुड़ने वाले देश के 18 से 70 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए यह स्वैच्छिक योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो याद रखना है जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, तो यह भी सही है दोस्तों। कुओं का निर्माण, जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है इसमें। फिर है जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, यह भी सही है। वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, यह भी सही है। कब शुरू की गई है यह बताइए आप लोग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है दोस्तों? तो प्रश्नकाल में सेवा क्षेत्र में उच्चतम था, याद रखना है। लेकिन वर्तमान में जो है सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में आता है, उसके बाद सेवा क्षेत्र में आता है, तो याद रखना है। और एफडीआई को हम लोग पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो दिल्ली मुंबई, याद रखना है। और पीडीएफ या फिर संबंधित वीडियो की अपडेट पाने के लिए या अन्य महत्वपूर्ण सूचना जो परीक्षा से संबंधित है उसके लिए टारगेट करंट AK 123 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए सर। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? तो याद रखना है शक्तिकांत दास है, पूछ लिया जाता है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है दोस्तों? तब जो है प्रश्नकाल में 2008 का प्रश्न है, उस समय 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कहा गया था विश्व बैंक के द्वारा। लेकिन 2021 में जो है दोस्तों 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत 6ठे स्थान पे है। फिर अन्य 5 कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं? तो नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, 5 पर यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। G15 क्या है दोस्तों? G15 जो है एशिया के विकासशील देशों का संगठन है या फिर विश्व के विकासशील देशों का संगठन या विश्व के विकसित देशों का संगठन? तो सही जवाब है डी वाला, विश्व के विकासशील देशों का संगठन है, याद रखना है। 1989 में निरगुट शिखर सम्मेलन के समय इसकी स्थापना हुई थी। इन देशों में से कौन सा देश G8 समूह का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो स्पेन नहीं है। G7 जो है दोस्तों G8 को ही G7 के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। पहले दोस्तों इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और उसको जो है अपने अधीन किया तो उसकी आलोचना करते हुए इसको इससे बाहर कर दिया गया था। तो G8 से जो है G7 रह गया, याद रखना है। तो
रूस इसमें शामिल कब हुआ था? 1997 में शामिल हुआ था। तो विकसित और गैर समाजवादी देशों का संगठन था G7, याद रखना है। 97 में जो है रूस शामिल हुआ, बाद में जो है बाहर हो गया 2014 में। वर्तमान में जो है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान इसमें शामिल हैं। आसियान इसके लिए है दोस्तों, आसियान की फुल फॉर्म पूछ ली है तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, और महत्वपूर्ण जो आपके लिए इनपुट डाला है मैंने, हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी और इसका जो 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन दोस्तों नाम पेन में हुआ है। नाम पेन, जी हाँ, नाम पेन जो है कंबोडिया की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। कंबोडिया में ही दोस्तों अंकोरा वाट का मंदिर है, यह भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अंकोरा वाट। और यह किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, 40 और 41 दोनों सम्मेलन जो हैं नाम पेन में आयोजित हुए। 10 देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था दोस्तों भारत सहायता क्लब के नाम से, सही विकल्प ये है। वर्तमान में बिहार, यह सवाल पूछा कब गया? 2008 में। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो कृषि है। और अगला सवाल, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति पूछा गया है दोस्तों, तो इसको छोड़ दीजिएगा। वर्तमान में फोर्ब्स ने किसको सबसे धनी बताया है? तो एलन मस्क, जी हाँ, स्पेस एक्स कंपनी इन्हीं की है, टेस्ला इनकी है और अब तो ट्विटर भी इन्हीं की है, याद रखिएगा। फिर है बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का कितना था दोस्तों? 2008 में पूछा गया तो 60% था, लेकिन वर्तमान में अगर 2022-23 की बजट की बात करें तो इसके अनुसार विकासात्मक व्यय जो है भारत का 67% है, याद रखिएगा। तो पहले 60 था, अब जो है 67 है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो भारत की कुल जनसंख्या जो है इनमें से कोई नहीं है। फिर सवाल बनता है कितनी है? तब 1,21,85,49,77 है, याद रखिएगा। मोटा माटी 1,21,21,00,000 है, याद रखिएगा। 2011 के आंकड़े हैं और इसी जनगणना के अनुसार जनघनत्व भारत का 382 है, लिंगानुपात 943 है। 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 2001 छोड़ देंगे, हम 11 की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में किसमें एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? बिहार में है, याद रखिएगा। 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल में था, लेकिन अब बिहार में है। और बिहार में पूछा जाएगा है कितना, तो याद रखना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखना, कतई रट लो भैया। और दोस्तों सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पूछा भी जाता है कि कितना है भैया, तो 77 है, यह भी रट लेना है बिल्कुल। - 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का चौथा बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों। तब जो है उस समय तीसरा था, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी भी तीसरा ही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तीसरा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है। बात करें क्षेत्रफल के अनुसार इसका क्रम कौन सा है? तो 12वां है, यह भी याद रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, दूसरे नंबर पर MP है, यह भी याद रखिएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता कितना? तो 2001 छोड़ देना है, 11 को देखना है हमको। तो 8.6% भारत की जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। सब एक के ही अनुसार हैं, देख लीजिएगा इसको। राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों, किसमें? उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है। 2011 का ही सवाल है।
सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। शिशु मृत्यु दर क्या है दोस्तों? तो याद रखना है हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। मतलब 1 साल के अंदर ही मर जाना बच्चे का जन्म होके, वही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो वर्तमान में दोस्तों नवजात शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 29 है, याद रखिएगा। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर क्या थी दोस्तों? तो उसको हमको छोड़ देना है। वर्तमान में साक्षरता दर की बात करें तो दोस्तों कितनी है? वर्तमान में जो है साक्षरता दर 73 है, याद रखना है, 73%। और वृद्धि कितनी है? 8.15%, ये याद रख लीजिएगा। 73% है वृद्धि, इसमें 8.15% की हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? तो ई विकल्प होगा इसमें 1 से अधिक, क्योंकि जो पुरुष साक्षरता है वह लगभग 81% है, महिला साक्षरता लगभग 64% है। इस तरह से याद रखिएगा। - 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर एक भी विकल्प सही नहीं है। सही जवाब है कितनी आयु है? न्यूनतम 5 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है दोस्तों? प्रत्यक्ष रोजगार। तब सही जवाब है 65%। फिर 47 मिनट की वीडियो हो गई है दोस्तों, अभी सवाल काफ़ी बाकी है। निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? दोस्तों तो तापीय विद्युत सर्वाधिक विद्युत है दोस्तों, याद रखना है बाकी की तुलना में। दोस्तों आपको लग रहा है कि अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो आप 2 की स्पीड पे देख सकते हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य दोस्तों क्या था? तो सभी थे, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एक सवाल जो पूछा जाता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे या फिर किसके समय में LPG नीति लाई गई? तो याद रखना है नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। फिनांस मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंस वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर MMS मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो सही जवाब है 1956 में स्थापित हुआ था। LIC भी 1956 में ही स्थापित हुआ था। इसका काम क्या था? तेल की खोज और उसके उत्पादन पर काम करना इसका उद्देश्य था। 1994 में इसका नाम बदल दिया गया और निगम लगा दिया गया, तो ONGC इसका नाम हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों क्या आता है? सेवा क्षेत्र, याद रखना है। कितना है? कृषि का 18 है, विनिर्माण का 28 है और इसका जो है कितना है? 78% है या फिर 73 है, देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 73 है या फिर 78% है। 18, 28, 73, माफ़ कीजिएगा 53% है, 73 नहीं 53। कृषि 18%, 28% विनिर्माण और 53% जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है कुल GBA में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र है। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आर्थिक असमानताएं इसका अर्थ है। सापेक्ष गरीबी स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। PhD PC
जो है दोस्तों एक ट्रिक है, आपको बताया है किससे संबंधित है। ऐसे राज्य जिनमें एक भी एसटी नहीं है। तो कौन कौन से? पीएचडी का मतलब पंजाब, पी से पंजाब हो गया है, एच से हरियाणा हो गया है, और डी का मतलब हो गया है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा। तो 3 तो ये हो गए आसपास के ही, और पीसी का मतलब एक तो पुदुचेरी हो गया है, और सी का मतलब चंडीगढ़। याद रखना है, चंडीगढ़। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था दोस्तों। ये जो है बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे दोस्तों। इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। अर्थशास्त्री नहीं दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति थे, इन्हीं के दिमाग की उपज थी। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, तो नाम ही इनका याद रखिएगा। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है दोस्तों? तो तृतीय क्षेत्र का हुआ है, क्योंकि यही सर्वाधिक योगदान देता है, 53%। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है दोस्तों, तो कैसे प्राप्त की जाती है? जनसंख्या से, या फिर राष्ट्रीय आय से, या राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से? तो सही जवाब है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। 1991 में जो है इन्होंने एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी इनके द्वारा, याद रखना है। वित्त मंत्री एमएमएस थे, मनमोहन सिंह जी। वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश सम्मिलित नहीं है। बाकी आयात शुल्क में कमी, ये भी है। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ये भी है। एफडीआई का उन्मुक्त प्रवाह, ये भी है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश शामिल नहीं है, याद रखना है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना है बढ़ता जाता है, याद रखिएगा। और वहीं प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? इसका अंश क्रमशः कम होता चला जाता है, याद रखना है। फिर है यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है दोस्तों? तो याद रखना है शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया है। बाकी जीवन प्रत्याशा को भी शामिल किया गया है, साक्षरता दर को भी शामिल किया गया है, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को भी शामिल किया गया है। बात करें एचडीआई की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान दोस्तों 132 है। याद रखना है, रट लेना, बहुत पूछा जाता है। और इसकी संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? मोहम्मद इकबाल ने दी थी, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे ये, याद रखिएगा। बात करें यूएनडीपी की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका दोस्तों न्यूयॉर्क में है, यह भी याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है दोस्तों? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य आर्थिक अधिरचना में नहीं आते हैं, अधिसंरचना में नहीं आते हैं। तो दोस्तों अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है, भौतिक और सामाजिक। भौतिक में सड़क, बिजली, ऊर्जा इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और सामाजिक में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास इत्यादि आती हैं। तब आप समझ गए होंगे यह व्याख्या एकदम प्रश्न के अनुसार है। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो फिर से वही सवाल एकदम उसके जैसा रिपीट कर दिया, तार संचार को शामिल नहीं किया गया है। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सभी इसमें सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो इसका सही जवाब है, एक से अधिक विकल्प सही है। नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, चारों विकल्प सही हैं।
फिर है कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है दोस्तों, तो याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। डिजिटल इंडिया भी, स्टार्टअप इंडिया भी, मेक इन इंडिया। तो दोस्तों चारों विकल्प सही हैं, इसलिए विकल्प ई सही है। पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखना APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फुल फॉर्म इसकी याद रख लीजिएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। जी हाँ, शहरी सुविधाएं जो हैं गांव में भी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है, तो याद रखना है वृद्धावस्था पेंशन को भी इसी में शामिल किया गया है, स्वास्थ्य बीमा को भी और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को भी। तो ये सभी सही हैं, तो डी विकल्प सही है। शुरुआत इसकी पूछ ली जाती सामाजिक सुरक्षा योजना की 2004 में हुई थी। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है दोस्तों, तो पोषण इसका अवयव नहीं है। सवाल पूछा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2000 में हुई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या क्या शामिल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण। पोषण इसमें शामिल नहीं है। कथन कारण दिए गए हैं, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती है। कारण है क्यों मिली, केंद्रीकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा। अब दोस्तों यही विकल्प गलत हो जाएगा, कार्यान्वयन ही जब अपर्याप्त हो जाएगा तो सफलता मिलेगी कैसे। तब यह कथन सही है और कारण गलत है, तो सही विकल्प होगा ए सत्य है परंतु आर सही है, सही विकल्प सी होगा। सवाल अच्छा था, पूछा जा सकता है। IRDP की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में शुरू किया गया था। फिर है स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया था दोस्तों, तो पहला वाला चरण जो है 2014 से 19 तक चलाया गया था। दूसरा वाला जो है दोस्तों वह 2020-21 से 24-25 के बीच चलाया जाएगा, याद रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया है यहाँ पर। टारगेट करंट AK 123। IRDP का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो याद रखना ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। 1980 में शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत कब की गई दोस्तों, तो 1952 में की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 में। पुराना सवाल है और पूछ लिया जाता है अक्सर। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP के रूप में भी पूछ लिया जाता है, यह भी याद रखिएगा CDP। इसलिए फुल फॉर्म पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे ट्राइसेम हो गया है और इधर CDP हो गया है। फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया दोस्तों कब, 1953 में, मतलब उसके 1 साल बाद। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES, यह भी शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितनी प्राप्त होगी दोस्तों, तो 3000 प्राप्त होगी, याद रखना है। और जो है मासिक आय वाले, जो कम जिनकी मासिक आय है दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की, उनके लिए यह योजना है। 18 से 40 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। तो एक निश्चित राशि जो है उनको प्रति माह जमा करनी पड़ती है। बाद में 60 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेने के बाद 3000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन के रूप में मिलता है। और जितना दोस्तों ये लोग जमा करते हैं उतना ही सरकार भी जमा करती है हर महीने धन, याद रखना है। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है दोस्तों, तो इसके सभी उद्देश्य सही हैं। परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन और इन सब के माध्यम से ग्रामीण आय में बढ़ोतरी करना। बात करें मनरेगा की, तो दोस्तों इसके लिए एक्ट बना था 2005 में, 2006 में लागू हुआ था और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था।
जी हाँ दोस्तों, 2005 और 6 में इसका नाम था नरेगा और 2009 में जो है इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, याद रखिएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। याद रखिएगा, 100 दिन का अकुशल रोजगार दिया जाता है इसके तहत, आप लोग जानते होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर पंजाब है। विकल्प वाला मत देखिएगा, अभी क्या बता रहा हूँ यही रट लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब घटते क्रम में। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है। तो गेहूं का उत्पादन दोस्तों इन्होंने 109 दिया है, लेकिन एक्चुअल में 106 मिलियन टन है गेहूं का उत्पादन। और दोस्तों चावल का उत्पादन 130 मिलियन टन। कुल खाद्यान्न की बात करें तो 315 मिलियन टन उत्पादित हुआ है। ये चारों आंकड़े याद कर लीजिएगा, तीनों। एक आंकड़ा और है दोस्तों, यदि बागवानी उत्पादन की बात करी जाए तो 342 मिलियन टन इस बार बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ है, याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? इन सब को मैंने दोस्तों आपको घटना सार में पढ़ाया है, करंट अफेयर का सवाल है, देख लीजिएगा। संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो याद रखना है, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित जब स्वामित्व होता है तो उसी को संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है दोस्तों? तो ए विकल्प सही है। ऐसा संयंत्र और मशीनरी जिसमें 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं हुआ है वही सूक्ष्म या फिर माइक्रो उद्यम कहा जाएगा, याद रखिएगा। और इसके लिए टेबल दी गई है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम करके वर्गीकृत किया गया है। सूक्ष्म के लिए 1 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा, लघु उद्यम में 10 करोड़ होना चाहिए कम से कम, और मध्यम में 50 करोड़। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं किस क्षेत्र में दोस्तों? कृषि क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, 5 मजदूर हैं, अगर मतलब 10 मजदूर हैं तो एक तम्बाकू मलता रहता है। जितने लोग काम करने चाहिए उससे ज़्यादा लोग इसमें लगे रहते हैं, इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। वह जो व्यक्ति है तम्बाकू मिला के जो है आपको खिलाता है मल के उन लोगों को, तो वही बेरोजगार कहा जाता है प्रच्छन्न, क्योंकि जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं करता है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल क्या नहीं है दोस्तों? तो किसानों को मकान ऋण शामिल नहीं है, याद रखिएगा। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है, कौन कौन सी? बीजों की उच्च पैदावार किस्म, जी हाँ सही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ये भी सही है। तीनों विकल्प सही हैं, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक सही अगर इनमें से चुना जाए तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म। जी हाँ, हमने जब बीजों की उच्च पैदावार वाली किस्म मेक्सिको से मंगाई तभी उत्पादन बढ़ा था। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ दोस्तों? तो याद रखना, जूट और रुई उद्योग। क्यों दोस्तों? क्योंकि भारत के विभाजन के बाद एक पूर्वी पाकिस्तान बना और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो पूर्वी पाकिस्तान में जूट के कई कारखाने चले गए और ऐसे ही पश्चिमी पाकिस्तान में रुई के कारखाने जो हैं चले गए। तो इस वजह से मिले तो दोस्तों मुंबई अहमदाबाद में चली गई, जबकि क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया था, पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था। जबकि इधर क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान में दोस्तों अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, दोनों में ही यही हाल हुआ है कि भारत में मिलें रह गई खाली और जो उत्पादन क्षेत्र था वह पूर्वी पाकिस्तान चला गया और पश्चिमी पाकिस्तान चला गया। इसी वजह से इसी क्षेत्र को नुकसान हुआ। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? याद रखना है, अभी भी कपड़ा उद्योग में जो है अभी भी सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं दिए गए विकल्पों में। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग क्या है दोस्तों? तो याद रखना, कपास है और कपास से ही कपड़े बनाए जाते थे। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ
पाए जाते हैं या कहाँ स्थित हैं दोस्तों, तो कोयम्बटूर में स्थित हैं, रट लेना है। और वहीं पर एक ज़िला है शिवकाशी, वो दोस्तों पटाखा निर्माण के लिए जाना जाता है और माचिस उद्योग के लिए भी जाना जाता है। सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने भी तमिलनाडु में हैं, ये भी याद रखिएगा। मोड बैट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है दोस्तों, बेकार सवाल है, इसको छोड़ दीजिएगा। बस इतना देख लीजिएगा कि बैट जो है भारत में 2005 में लागू किया गया और 2017 में इसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया। तो बैट याद रख लीजिएगा, इतना ही खाली। वैल्यू एडेड टैक्स इसको कहते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे कौन कौन से हैं दोस्तों? भार ह्रास मूलक, जी हाँ, जब खेत से काट के लाया जाता है तो उसका भार ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो उसका भार कम होने लगता है। तो दोस्तों कपास उद्योग ही है वह भार ह्रास मूलक उद्योग है, याद रखना है। 163 सवाल छोड़ दीजिएगा, प्रासंगिक नहीं है, काफ़ी पुराना है। भारत में कोर उद्योग क्या हैं या फिर कितने हैं दोस्तों, तो याद रखना है, संख्या भी पूछ ली जाती है, नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो उपर्युक्त सभी हैं, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत। इन 8 उद्योगों को जो है कोर उद्योग कहा जाता है भारत में। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। प्रश्नकाल के अनुसार 1992-93, लेकिन वर्तमान में जो है सर्वाधिक राजस्व प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। फिर है, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा। कभी कभी उद्देश्य पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्तंभ पूछ लिया जाता है। तो हम लोग 2023 में पढ़ रहे हैं, तो बजट 2022-23 की बात करेंगे तो वहाँ पर 5 स्तंभ थे। अब जो नया बजट आएगा वहाँ भी यही क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ लिया जाएगा, तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया दोस्तों, तो 2017 में किया गया था। अरुण जेटली ने अलग किया था, याद रखना है दोस्तों। और कब दोस्तों जो है इसको शामिल किया गया था, रेल बजट और आम बजट को कब शामिल किया गया था, तो 1924 में शामिल किया गया था। और कमेटी का नाम भी पूछ लिया जाता है, एक वर्थ कमेटी। दोनों को एक ही कर दिया था, रेल बजट और आम बजट, तो इसीलिए एक वर्थ ने एक किया 1924 में, ऐसे याद रखिएगा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों, तो बिक्री कर प्रश्नकाल में था, लेकिन अभी जो है सर्वाधिक आय जो है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 169, विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, 1995 का सवाल है, तो छोड़ देंगे। वर्तमान में अगर हम व्यय की बात करें तो सर्वाधिक व्यय जो है भारत का ब्याज अदायगी पर होता है, याद रखना है। कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है दोस्तों, तो याद रखना है भूमि राजस्व केंद्र सरकार का कर नहीं है। आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सभी केंद्र के कर हैं, याद रखना है। भूमि राजस्व राज्य सरकारें आरोपित करती हैं और वही संग्रहित भी करती हैं। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो याद रखना है केंद्रीय उत्पाद शुल्क 171। लेकिन दोस्तों 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, जी हाँ, कौन थे दोस्तों, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत, याद रखना है। उनकी सिफारिशों के आधार पर 80वां संविधान संशोधन अधिनियमित हुआ और केंद्र सरकार के सभी कर जो हैं राज्यों के साथ अब विभाजनीय हैं, यह प्रावधान कर दिया गया। कौन से 2 परोक्ष कर हैं या अप्रत्यक्ष कर हैं दोस्तों, तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क, याद रखिएगा। ऐसे कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं जिनका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है केवल जो उसको अदा करता है, अन्य लोगों पर नहीं पड़ता है। तो आयकर, जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी वही उसको चुकता करेगा, ना कोई अन्य व्यक्ति। संपत्ति कर
प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि बिक्री कर, उत्पादन शुल्क परोक्ष कर हैं या फिर अप्रत्यक्ष कर हैं। निम्न प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है दोस्तों? तो सही जवाब है, जो वर्तमान संदर्भ में सही है, सर्वाधिक आय दोस्तों जीएसटी निगम कर से हुई है, याद रखिएगा। और इसमें अगर विकल्प होता दोस्तों जीएसटी, तो जीएसटी से सर्वाधिक आय, दूसरे नंबर पर निगम कर और तीसरे नंबर पर इनकम टैक्स, याद रखिएगा। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें दोस्तों। एक मिनट, आज गला बहुत सूख रहा है। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। तीसरा, वित्त आयोग की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं या सलाहकारी हैं या बाध्यकारी नहीं हैं। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो क्या करना है, इनमें से सही छांटना है। तो सही विकल्प हैं 2 और 3। जी हाँ, वित्त आयोग सांविधिक नहीं, एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। और दूसरा विकल्प इसीलिए सही है, दूसरा वाला। फिर तीसरा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं, ये भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, यह कथन सही नहीं है दोस्तों। पहला वित्त आयोग जो है केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1950 की बजाय 1951 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है और जो है इसके प्रमुख जो हैं HK सिंह नहीं, NK सिंह जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, याद रखना है। 2017 में इसका गठन किया गया। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है दोस्तों? तो ब्याज दर इसका उपकरण नहीं है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण जो है राजकोषीय नीति के उपकरण है, याद रखना है। जबकि ब्याज दर जो है मौद्रिक नीति का उपकरण है। जी हाँ, RBI जो है ब्याज को विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति का गठन करती है और वही जो है नीति का निर्माण करती है। मौद्रिक नीति समिति का गठन करती है। मौद्रिक नीति समिति जो है मौद्रिक नीतियों का निर्माण करती है। तो याद रखना है, मौद्रिक नीति समिति का प्रमुख जो है RBI गवर्नर होता है, याद रखना है। ठीक है, 2016 में इसका प्रावधान किया गया था और इसमें जो है दोस्तों 6 सदस्य होते हैं। यहीं से उठाना है आपको, 2016 वाला अंत का 6 उठा लीजिएगा। तो मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, याद रखना है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो C रंगराजन थे, याद रखना है। 14वें वित्त आयोग के विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व में राज्यों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो याद रखना है 42%। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने करों में भागीदारी राज्यों की कितनी कर दी है? घटाकर 41%, यही याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 1% जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रख दिया गया है, याद रखना है। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो सही विकल्प B होगा इसमें, क्रेडिट कार्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1951 में बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? तो उस समय जो है कितना कर दिया बैंक दर? तो इन्होंने 12% कर दिया। लेकिन वर्तमान में देख लेते हैं कितना है बैंक दर। वर्तमान में जो है दोस्तों बैंक दर 6.5% है। रेपो रेट की बात करें 6.25% है और CRR की बात करें तो 4.5% है। SLR की बात करें 18%। यही 4 याद करिएगा और सबको छोड़ दीजिएगा। बैंक दर क्या होती है दोस्तों? वह दर जिस पे RBI दीर्घ अवधि के लिए अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। और रेपो रेट दोस्तों कम अवधि के लिए
ऋण प्रदान करता है। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों, आरबीआई खुद ऋण लेता है जिस दर पर अन्य बैंकों से, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान, जी हाँ, रोकड़ संचय का मतलब यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो से है, जो कि वर्तमान में 4.5% है, रट लो। निम्न में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों? तो मुद्रा की मात्रा, याद रखना है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है दोस्तों किसका? निवेश बैंक का। जी हाँ, यह निवेश करता है, लोगों से पैसा लेकर जो है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है दोस्तों किसका? सहकारी उधार ढांचे का। जी हाँ, दीर्घ अवधि के लिए 15 से 20 अवधि के लिए किसानों को ऋण देता था यह बैंक, और वर्तमान में जो है इसको कृषि ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय मुद्रा छापा जाता है दोस्तों कहाँ? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, याद रखना है। यहाँ नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट छापे जाते हैं। देवास में भी दोस्तों एक प्रिंटिंग प्रेस है। एक और शाहबनी में है। शाहबनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऐसे ही एक मैसूर कर्नाटक में है प्रिंटिंग प्रेस, याद रखना है। और दोस्तों ये बेंगलुरु नहीं, यहाँ पर मैसूर करिएगा। मैसूर में ही दोस्तों आरबीआई ने एक वर्णिका नाम से इंक निर्माण, नोटों के लिए जो छपाई में इंक आवश्यक होती है उसके निर्माण की इकाई स्थापित की है मैसूर में। और मैसूर कहाँ? कर्नाटका में है। नाम इसका वर्णिका है, याद रखिएगा, यहाँ लिखा है वर्णिका। नाम सही विदित है, वर्ण से संबंधित है, याद रखिएगा। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। फिर है किसकी सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है? तो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाता है, याद रखना है। नरसिम्हन समिति कब बनाई गई थी? 1991 में बनाई गई थी। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है दोस्तों कितना? 8% था प्रश्नकाल में, लेकिन वर्तमान में कितना है? 9% है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है दोस्तों? एक ऐसी पूंजी जिसे उस बैंक द्वारा किसी व्यावसायिक अस्तित्व के सृजन के एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक निश्चित जो भी बैंक जो है जितना ऋण देता है उस ऋण की तुलना में जो है एक निश्चित मात्रा में अपने पास धन रोक कर रखना पड़ता है ताकि आपात स्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके। यही जो है पर्याप्त पूंजी अनुपात कहलाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है दोस्तों किसमें? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में। आरआरबीज को यह सुविधा प्रदान की गई कि केवल पहले दोस्तों ये केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही ऋण देते थे। अब जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कृषि हो गया, वहाँ पर केवल 40% ही ऋण प्रदान करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में ये ऋण प्रदान करेंगे, मतलब 60% अन्य गतिविधियों के लिए लोन देंगे। यह प्रावधान याद रख लीजिएगा 40% वाला। नाबार्ड उधार देता है दोस्तों किसको? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। तो याद रखना है नाबार्ड 1982 में, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर, कई बार हम लोग नाबार्ड को पढ़ चुके हैं दोस्तों, उसकी फुल फॉर्म को भी पढ़ चुके हैं, हेडक्वार्टर भी, तो याद रखिएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम दोस्तों क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। जी हाँ, नाबार्ड की ही बात हो रही है। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों की है, याद रखना है। इनकी आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती, जैसे डॉलर। तो सही विकल्प
सी है। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 2022 में पूछा गया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो सही कथन क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। दूसरा, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स बोले तो BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, तो यह कथन गलत है। तीसरा, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स 26 संकेतकों पर आधारित है, तब यह कथन सही है। तो सही जवाब है ए विकल्प, 1 और 3 दोनों सही हैं। जी हाँ, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो है कब शुरू किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा 2021 में इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। और जो है ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता से संबंधित यह सूचकांक है, जिसमें 26 संकेतक शामिल हैं दोस्तों, याद रखना है। तो विकल्प ए सही है। ये संकेतकों की संख्या याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा दोस्तों? तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही कीमत स्तर नीचे आया था, याद रखिएगा। 194। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है दोस्तों? तो नाबार्ड नहीं है, या कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करता है, औद्योगिक वित्त के लिए नहीं, औद्योगिक वित्त के संबंधित काम नहीं करता है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है दोस्तों? तो स्टेट RBI, जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कोलकाता से मुंबई दोस्तों, इसको कब लाया गया था? तो याद रखना, 1937 में लाया गया था, यह भी याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, यह भी याद रखिएगा। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है दोस्तों? तो ई विकल्प जो है इसमें सही माना गया है। प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं, भारतीय स्टेट बैंक भी हैं, इलाहाबाद बैंक भी हैं। नाबार्ड को नहीं होना चाहिए, तो लेकिन इन्होंने ई सही माना है, तो यही होना चाहिए। नाबार्ड जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं ऋण देता है दोस्तों, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से देता है। कभी कभी जो है दोस्तों ये फूड पार्क, सहकारी बैंक आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराता है, तो हो सकता है इसीलिए आयोग ने ई विकल्प सही माना हो, लेकिन ज़्यादा सही जो है ए वाला होगा। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है दोस्तों किस पे? न्यूनतम कोष प्रणाली पर, ये रट लेना है, ठीक है। जितना नोट जारी करेगी सरकार, उसी अनुपात में जो है अपने पास विदेशी मुद्रा और गोल्ड का भंडार रखेगी। वर्तमान में कितना जो है विदेशी रुपया और सोना रखती है दोस्तों? 200 करोड़ रुपए के बराबर यह भंडार रखती है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा जाता है और बाकी 85 करोड़ जो है विदेशी मुद्रा रखी जाती है, याद रखिएगा। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई दोस्तों, 1999 का सवाल है। 2014 से डीजल मूल्य पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से निर्धारित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की एक्जिम बैंक के द्वारा। एक्जिम बैंक की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी, याद रखिएगा। और किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की भी स्थापना 1982 में ही हुई थी, दोनों को रट लीजिएगा। EPCG का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जी हाँ, वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्यात क्षमता को बढ़ाने तथा निर्यात की स्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो रट लेना है, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, 1982 में हुई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 85 थी। तो ऐसे ही दोस्तों एक सवाल और पूछा जा सकता है कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो भी छठी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी, 1982 में
छठी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान में हुई थी। तो 2 सवाल बन गए दोस्तों। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया जाता है? लैंगिक समानता को शामिल किया जाता, महिला सशक्तिकरण को, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा को, निर्धनता और भूख को समाप्त करने को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। मिलेनियम डिक्लेरेशन रट लेना है। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है, जिनकी प्राप्ति सदस्य देशों द्वारा 2015 तक तय करना रखा गया था। तो 17 लक्ष्य जो हैं दोस्तों याद रखना है, 2015 तक इन्हें प्राप्त करना था। और कब इस पर हस्ताक्षर हुए थे? मिलेनियम डिक्लेरेशन पर 2000 में हुए थे। तो प्राप्त कर भी लिया, सफलता भी हासिल हुई। इसी तर्ज पर जो है अब 2016 से जो है 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूएनडीपी ने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसी की तर्ज पर। तो याद रखना है, यूएनडीपी हम लोग बात कर ही चुके हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, ठीक है, यूएन की संस्था है। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो याद रखना, साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। याद रखना, नाम के अनुसार ही यह काम करता है अपना। भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती किसके द्वारा? कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, या फिर ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, या संयुक्त राज्य डॉलर के संबंध में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रुपए की विनिमय दर जो है अब मांग और पूर्ति पर आधारित हो गई है। याद रखना है, कब से? 1993 से। एपेक का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैक्ट फॉर एनवायरनमेंट कंट्रोल, या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल, या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, डी विकल्प सही है। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया था? साफ्टा को ही दोस्तों साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिनमें दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार करना प्राथमिकता में हो, यही इसका उद्देश्य था। तो 1995 में इसका उद्घाटन हुआ था, याद रखना है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है दोस्तों? तो चीन, मालदीव, म्यांमार, भूटान। तो दोस्तों सार्क में जो है कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं वर्तमान में। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान। तो म्यांमार इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, और चीन भी इसमें शामिल नहीं है। तो इस पर स्टार दिया है इन्होंने। और वर्तमान में जो है दोस्तों 8वां सदस्य कौन इसमें शामिल हुआ है? अफगानिस्तान। तो अब कुल संख्या 8 हो गई है। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है, नेपाल में, याद रखना है सार्क का। और दोस्तों इसका सम्मेलन जो है हाल फिलहाल में तो हुआ नहीं है, जो कि 18वें क्रम का 19वें क्रम का था, वो रद्द हो गया दोस्तों। पाकिस्तान में होना था, भारत ने आपत्ति जताई। जो 18वां इसका सम्मेलन होना था वह काठमांडू में ही हुआ था। कब? काठमांडू में हुआ था। कब? 2014 में। उसके बाद अभी तक इसका एक भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है, याद रखना है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो प्रश्न काल में अफगानिस्तान नहीं था, लेकिन अब अफगानिस्तान है। और ये 209 वाला छोड़ दीजिएगा, प्रासंगिक नहीं है। 210 भी छोड़ दीजिएगा। फिर बात करते हैं 211 की। 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो विकल्प ए सही माना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन वर्तमान में दोस्तों चीन जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
और सबसे व्यापार घाटा भी दोस्तों चीन के साथ ही है भारत का, ये भी याद रखिएगा। 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी दोस्तों? तो 3% थी। वहीं 21-22 में दोस्तों इसकी हिस्सेदारी घटकर 2.5% रह गई है। 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की गई है। इस योजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा दोस्तों? तो निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा निर्विक से, याद रखिएगा। निर्विक निर्यात इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। और निर्विक, अब ये मत कहिएगा कि निर्यात गलत लिखा है, निर्विक। तो निर्विक और निर्यात जो है दोनों आपस में अंतर संबंधित हैं। निर्यातों को सुलभता से तथा कम दरों पर साख और ऋण की उपलब्धता निर्यातकों को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। निर्विक का याद रखना है। 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा हुई है। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है दोस्तों क्या? चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को ग्रहण किया है, याद रखना है। पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के बजाय आंशिक परिवर्तनीयता भारत में है, ठीक है। तारापुर समिति जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो रुपए की परिवर्तनीयता से संबंधित है तारापुर समिति। कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में दोस्तों कितना है, याद रखना है। वर्तमान में 56,40,70 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? IFC, IBRD और ADB और IDA। तो सही जवाब है ADB। एशियाई डेवलपमेंट या एशियन डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है, याद रखिएगा। WTO अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो याद रखना 1995 में अस्तित्व में आया था, गैट के उत्तराधिकारी के रूप में। जी हाँ, हेडक्वार्टर दोस्तों WTO का देख लेते हैं कहाँ है, जिनेवा में है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। 1991 में किया गया। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो दोस्तों उस समय जो था जापान था, लेकिन वर्तमान में भारत विदेशी सहायता लेता कम है, देता अधिक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को दिया गया था। देखिए दोस्तों, पूछ ही लिया गया है, अर्थशास्त्र में दिया गया था, ना कि शांति में। तो मैं सही था उस समय। इनकी 2 पुस्तकें हैं दोस्तों, बहुत चर्चित हैं, पूछ ली जाती हैं। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, दूसरा है पॉवर्टी एंड फैमिन्स। दोनों को रट लीजिएगा। 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है दोस्तों? तो बर्नाके, डायमंड और डाइविग, ऐसे याद रखिएगा, खाली आपको विकल्प ही सही करना है। तो डायमंड, डाइविग और बर्नाके को दिया गया संयुक्त रूप से। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया दोस्तों? 1991 में किया गया था, याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है दोस्तों? तो यह सवाल 2001-2 का है। ब्रिटेन इसमें सही है, लेकिन अभी की बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है चीन है। भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो उस समय 7 थे, लेकिन अभी जो है 12 से अधिक हैं। सवाल नंबर 224, PIO कार्ड स्कीम किससे सम्मिलित है दोस्तों? किससे संबंधित है? तो याद रखना है, केवल और केवल सही विकल्प एक ही है। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। कैसे दोस्तों? PIO को कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। क्या क्या सुविधाएं हैं इसको? यह एक कार्ड होता है दोस्तों। PIO एक कार्ड होता है जिसके लिए भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, जो इस कार्ड को रखता है। और दोस्तों कृषि और पौध से संबंधित संपत्तियों को छोड़कर वह भारत में कहीं भी संपत्ति खरीद सकता है और
अधिकार विनिमय और विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, लेकिन हाँ कृषि से संबंधित भूमि नहीं खरीद बेच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को जो है तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। प्रथम और द्वितीय स्तंभ कौन से? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है दोस्तों? तो 1966 से 1971 चतुर्थ वाली, चौथा विकल्प सही नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 में शुरू की गई थी। जी हाँ, 1966 से 69 तक जो है योजना अवकाश था, तो कहाँ से हो जाता? तो इसका काल कितना है? 1969 से 1974। किसका? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। योजना आयोग है दोस्तों एक परामर्शदात्री संस्था है, याद रखना है। इसकी जगह पर अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय था। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। योजना आयोग का स्वरूप कैसा है दोस्तों? परामर्शदात्री। गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। योजना आयोग एक है कैसा? गैर संवैधानिक निकाय। जी हाँ, वही सवाल है रिपीटेड। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है किसको? रोजगार बढ़ाने को। अवधि पूछ ली जाएगी, कितनी थी दोस्तों? 1992 से 97 के बीच, याद रखिएगा। फिर है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। 1999 का सवाल है। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इससे पहले का अनुमोदन संबंधी कार्य कौन करता था? योजना आयोग करता था, लेकिन अब योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है दोस्तों? तो फिर से वही सवाल 95 में पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? देखिए वही सवाल उठा के पूछ लिया, 1992 से 1997, याद रखिएगा। 8वीं ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। भारत में योजना अवकाश कब से कब तक का था दोस्तों? 1966 से 1969, याद रखना है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? यह भी पूछा गया है 2001 और 2 में, 97 से 2002 तक। फिर है जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो जिला नियोजन पदाधिकारी होता है, रट लेना है। आर्थिक नियोजन विषय है दोस्तों किसका? समवर्ती सूची का, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी दोस्तों? तो पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी, याद रखिएगा। 10वीं योजना की अवधि क्या थी? यह क्या है दोस्तों? 2004 में पूछा गया था, तो 2002 से 2007। और 11वीं दोस्तों 2007 से 2012, और 12वीं 2012 से 2017। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921 का वर्ष, अर्थात सही विकल्प डी है। इसी वर्ष के बाद दोस्तों अचानक वृद्धि देखी गई, तो 1921 जो है एकदम विभाजक वर्ष की तरह देखा जाता है। रिपीटेड सवाल है, देख लीजिएगा। भारत की ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो याद रखिएगा 94%, महत्वपूर्ण है। 2001 का सवाल है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिएगा। वर्तमान में देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। साक्षरता दर 73% है भारत की, जिसमें पुरुष जो है 80% या 81 मान लीजिएगा, महिला जो है 64% मान लीजिएगा, ठीक है। बिहार में ये जरूर रख लीजिएगा 61% जो है, 61.8% जो है साक्षरता दर है, और जो कि देश में सबसे कम है, ठीक है। और महिला और पुरुष के संदर्भ में भी बिहार में सबसे कम साक्षरता है। वहीं केरल में सर्वाधिक है, लेकिन महिला और पुरुष में भी सर्वाधिक है केरल में। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो एक वाला छोड़ दीजिएगा, 2011 वाला हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर यूपी है।
देश का नगरीकरण 31.1% है, याद रखिएगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, यह भी याद रखिएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण कितना अनिवार्य है दोस्तों? तो संपूर्ण भूमि का 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार यह कहा गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, एनवायरनमेंट का सवाल है, इकोनॉमी में पूछ लिया है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इनको मिल चुका है, वृक्ष मानव पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री के लिए इनको नामित किया गया था, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। 2021 में इनका निधन हो गया। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान दोस्तों कहाँ है? नीरी की बात हो रही है, नागपुर में है, याद रखिएगा। नेशनल एनवायरनमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के नागपुर में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुंबई है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है, ये याद रखिएगा। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है, 31.1%, याद रखिएगा। बाकी ग्रामीण जनसंख्या है। फिर है अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी दोस्तों? 17.7%, याद रखिएगा। हम इसको वर्तमान संदर्भ में देख रहे हैं सवाल को, पुराना आंकड़ा थोड़ा याद करना है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, पुराना सवाल है दोस्तों, औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वर्तमान की बात कर रहे हैं, 2011 की जनगणना के आंकड़ों की 1.64 है, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? सभी जान रहे होंगे, चीन है। ठीक है। फिर है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरा नंबर किसका है दोस्तों? दूसरा नहीं दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक भारतीय रहते हैं। अब विकल्प में अगर यूएई दिया है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ पर काम करने के लिए लोग जाते हैं। जननांकीय या डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है दोस्तों? तो याद रखना है 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, याद रखिएगा। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार राज्य में है, याद करिएगा। कितना है? 1106%। दूसरे स्थान पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो पुनः बिहार रिपीटेड है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जन्म दर कितनी है दोस्तों? तो अक्टूबर 2021 की बात करेंगे हम। SRS बुलेटिन के अनुसार भारत में जन्म दर लगभग 20% है, बिहार की जन्म दर 26% है। रट लेना है, मतलब राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है, एक कथन ये भी याद रखिएगा। जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज किया गया दोस्तों? तो स्वाभाविक सी बात है, जैन धर्म में जो है सर्वाधिक साक्षर लोग हैं, सबसे कम साक्षर मुस्लिम समुदाय में है, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना भील है, दूसरे स्थान पर गोंड है। फिर 11 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो बिहार की है, हम लोग अभी पहले भी बात कर चुके हैं। और सर्वाधिक कहाँ की है? केरला की है। बिहार की कुल साक्षरता कितनी है? 61.8, रट लेना है। पुरुषों की इसमें कितनी है? 71.2, और महिलाओं की कितनी है? 51.5। ठीक है, तो ऐसे बढ़ना है हमको ऊपर, 51, 61 और 71, ये पूरे डिजिट याद कर लीजिएगा फुल फिगर में। ठीक है, तो सबसे नीचे महिलाओं की स्थिति है देश में। ठीक है, तो सबसे नीचे फीमेल को देख लीजिएगा, फिर ऑल ओवर देख लीजिएगा, और ऊपर पुरुष। इस तरह से याद करिएगा, 51, 61, 71, तीनों आंकड़े याद रखने पूछे जा सकते हैं। आसान करने के लिए आपको ट्रिक बता दिया। 51, 61, 71, बीच में जो है बिहार की है, ऊपर पुरुषों की है और नीचे महिलाओं की।
फिर है 11 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक कहाँ है? मेघालय में है, नहीं मिजोरम में है, माफ़ कीजिएगा, मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत है, याद रखिएगा। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप में है। तो इस तरह से साथियों ये पूरा आर्थिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके सारे सवाल हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों को अलग अलग कंप्लीट करेंगे। फिर केवल और केवल बिहार स्पेशल बचेगा। मैथ वाला सेगमेंट आप लोग खुद करिएगा और उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, उसको बार बार करिएगा। वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, खाली डिजिट बदल दिए जाते हैं मोटा मोटी। तो उसको कर जाइएगा और निश्चिंत रहिएगा। आपको जो है एडुटेरिया के जो पतली सी मैगजीन है उसमें से और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, संभवतः आपको MCQ उसके करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।